नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे NCERT 10th क्लास लोकतांत्रिक राजनीति चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी। तो हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ दो देशों के बारे में बात करेंगे, श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम इससे पहले ज्योग्राफी जो है 10th क्लास की पूरी ख़त्म कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी लोकतांत्रिक राजनीति 10th क्लास NCERT। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का जो नाम है, अध्याय नंबर 1 है और सत्ता की साझेदारी। तो हम इसमें जानेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कि क्या स्थिति है इनकी और किस तरह से साझेदारी की है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप के छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है, तो यूरोप का है। और बेल्जियम से कौन कौन सी देश की सीमाएं मिलती हैं। और इसकी जो आबादी है वो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी कि हम बात करें हरियाणा की आबादी की करीब आधी, यानी कि जितना बड़ा हरियाणा है उससे आधी जनसंख्या बेल्जियम में निवास करती है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। कौन सी जातीय बुनावट बहुत ही जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा यानी कि 59% फ्लैमिश इलाके में रहता है और कौन सी भाषा बोलता है, डच भाषा बोलता है। शेष 40% लोग बैलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि 59% लोग डच बोलते हैं और शेष 40% लगभग लोग फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जो बोलते हैं वो आपके जर्मन लोग हैं, जो 1% जर्मन हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। जो राजधानी में लोग रहते हैं ब्रुसेल्स में, वहाँ के लोग कितने, यानी कि 80% वहाँ के लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो इसकी राजधानी में रहते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं और ताकतवर रहे हैं हमेशा से। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। किसमें, फ्रेंच और डच वाले लोग। इन दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप जो था वो ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। कौन से, यानी कि डच बोलने वाले लोग संख्या सबसे ज़्यादा थी, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पतम थे, यानी कम थे, पैसा नहीं था। आइए इस स्थिति की तुलना एक और अन्य देश से करते हैं। उस देश का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी आबादी करीब 2 करोड़ यानी हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम की आबादी थी इसके बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। हम ये बात कर रहे हैं किसकी, सत्ता की साझेदारी की। तो ये देखेंगे किस 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 प्रकार के लोगों की साझेदारी है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है और जिनकी आबादी कुल जनसंख्या 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है जिनकी कुल आबादी 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल और दूसरा आपका श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जब तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं, यानी कि कई
प्रकार के लोग हैं। अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब ये बहुसंख्यकवाद क्या होता है, इसको हम देखते हैं कि सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब? 1948 में, और भारत 1947 में। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्याओं के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यक परस्ती तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया। किसमें? 1956 में कानून आया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, यानी कि तमिल हटा दिया गया और सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सीएलओ को प्राथमिकता देने की नीति भी थी। इन नए संविधान में प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आइए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनके बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व में सारी राजनीतिक पार्टियां उसकी भाषा संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान नहीं है। जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डचवासी लोग अपनी बड़ी संख्या में बल पर फ्रेंचवासी और जर्मनवासी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इसके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था इस देश में बढ़ जाता। ब्रुसेल्स और दोनों पक्ष अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनोमन चला सकते थे। अब ये देखें कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ। एक तरफ सिंहली ज़्यादा थे, उस तरफ यानी कहीं फ्रेंच कहीं डच, तो दोनों विवाद चल रहा था। अब देखते हैं राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही नौकरियां और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिल की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग लेकर अनेक संगठन बने, यानी कि अनेक पॉलिटिकल संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया और यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया। अब हम बात करते हैं बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रहें। ये बेल्जियम सरकार ने संविधान में संशोधन कर दिया। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखें। कुछ बातें निम्नलिखित हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई, परिणाम से दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके। यहाँ इसको छोड़ देते थोड़ा सा, ये चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं। इसका सेकंड पॉइंट इसका है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारों केंद्र सरकार के अधीन नहीं रही। सेकंड पॉइंट, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी
तो स्वीकार किया। अगला, केंद्रीय राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर सरकार भी कायम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़े में बंट गया होता। अब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर युद्ध संघ बनाने का निर्णय लिया। अब यहाँ बेल्जियम और श्रीलंका की कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवालों को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाएं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने, सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। जब सबकी भागीदारी रहेगी तो टकराव कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थिरता का रूप लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक और लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, इसके भी सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से समूह व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक की साझेदारी समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे अंतर्भूत महत्व को बताता है। ये जो भी टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हो सकते हैं, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद उस पार्ट 1 में, पार्ट 2 के बाद हम इसके क्वेश्चन से करेंगे। और आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, दोस्तों को भेजें। धन्यवाद।